हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम आपके प्रैक्टिस सेट को लेकर चलते हैं प्रीवियस ईयर के। तो आप सभी का डिमांड था कि मैम हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट कराइए। तो आज हम हिंदी के जो गद्यांश और पद्यांश है उसको कराएंगे। आपको ट्रिक बताएंगे कि आपको इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि आप गद्यांश में क्या करते हैं, पूरे पूरे गद्यांश को पढ़ने लगते हैं और आंसर को ढूंढते ढूंढते आप बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम आपको ट्रिक बताएंगे आपको गद्यांश को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप सभी ध्यान से देखिएगा। गद्यांश के बाद जो आपका पेडागॉजी है उसको भी हम किसी न किसी दिन आपको करा देंगे। बाकी जो वीडियो आपकी आती रहती है और बाकी की जो वीडियो है आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट हमने बना दिया, कुछ की प्लेलिस्ट बने हैं, कुछ के नहीं बने हैं। जिनके नहीं बने हैं उनकी प्लेलिस्ट हम बहुत जल्दी बना देंगे। तो चलिए आज हम गद्यांश से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम बताते हैं। देखिए आप क्या करते हैं कि गद्यांश में क्या करते हैं कि गद्यांश के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सबसे पहले आप गलती क्या करते हैं यहाँ पर कि गद्यांश को सबसे पहले पूरा आप रीड करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। गद्यांश को कभी भी रीड नहीं करना है। सबसे पहला कार्य हमारा क्या होना चाहिए, हम जैसे गद्यांश वाला क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले हमें अपने क्वेश्चन पे जाना चाहिए। तो चलिए हम स्टेप टू स्टेप आपको बताते चलते हैं और अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, अपने क्वेश्चन पर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन पे गए तो क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा है। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि चंद्र शब्द है। अभी आप सभी को पता है कि जो चंद्र है ये हमारे गद्यांश में मिलने वाला नहीं है, हमें अपने मन से करने वाला है। इसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं जो आपको खुद से करने रहते हैं, जैसे तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन दिए रहते हैं जो आपको खुद से करने रहते हैं, आपको गद्यांश में नहीं ढूंढना है। तो आप गद्यांश को ऐसे ही छोड़ देंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन पे आएंगे। तो चंद्र शब्द क्या है, तद्भव है, बी है तत्सम है, सी है देशज है, डी है विदेशज है। तो क्या है आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए जो हमारा जो चंद्र शब्द है वो क्या है, तत्सम है। तत्सम मतलब क्या होता है कि जो शब्द हमारे हिंदी के होते हैं वो संस्कृत की तरह दिखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, ठीक है। रहता तो वो हिंदी है लेकिन वो सारे उस पर जितने भी, जैसे कि यहाँ पर देखिए चंद्र हो गया तो यहाँ पे इसके ऊपर बिंदी लग गया, यहाँ पर आधा ये द्रव बन गया, ये बन गया। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारा संस्कृत शब्द की तरह दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, तत्सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या उस क्वेश्चन में आपका कुछ इस तरीके से पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको, कह रहा है कि अवसान का विलोम क्या है। अब अवसान का विलोम भी आप क्या करेंगे, गद्यांश में नहीं ढूंढेंगे क्योंकि गद्यांश में बिल्कुल नहीं दिया रहेगा, ये अपने आप से करना है आपको। ऑप्शन ए है आविर्भाव, बी है समाप्ति, सी है आपका अंत, डी है आपका पतन। तो अवसान का जो विलोम होगा वो आविर्भाव होगा, आप सही उत्तर लगाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वो भी गद्यांश से दिया है कि आपने मन से ही करना है आपको। देखिए इसका हम कुछ देख लेते हैं। शब्द का विलोम, आदि का क्या होता है आपका अंत होगा विलोम, उत्थान का पतन होगा, समाप्ति का असमाप्ति होगा। इसको याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में भी आपका ऐसा कुछ नहीं है जो आपके गद्यांश से रिलेटेड हो। तो सुघड़ शब्द में सु है, ऑप्शन ए है प्रत्यय, बी है उपसर्ग, सी है संज्ञा, डी है सर्वनाम। तो सुघड़ में क्या कर रहा है, सु लगा हुआ है तो सु हमारा क्या है, उपसर्ग है। जो आगे लगता है वो उपसर्ग होता है और जो पीछे लगता है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। ये याद रखिएगा। आगे लगेगा तो उपसर्ग, पीछे लगेगा तो प्रत्यय। देखिए उ से आगे बना लीजिए इधर अपने मन से, प्र से पीछे, प्र से प्रत्यय, प्र से पीछे। ये याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ नहीं दिया गया है जो आपके गद्यांश से रिलेट करता हो। पूछा गया कि विघटन का पर्याय नहीं है, तो ऑप्शन ए है ध्वंस, बी है आपका छिड़ता, सी है आपका नाश, डी है आपका निर्माण। तो देखिए अगर गद्यांश अब इसी तरीके से एक बार गद्यांश पढ़ते जाते अब क्वेश्चन पे आते तो अपने गद्यांश में क्या पढ़ा है वो भूल जाते आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप क्या क्या करिए, पहले क्वेश्चन देखा करिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो विघटन का पर्यायवाची नहीं पूछा है। विघटन का मतलब होता है ध्वंस, विघटन का मतलब होता है नाश करना, विघटन का मतलब होता है छिड़ता। लेकिन निर्माण करना इसका क्या है, एकदम विपरीत वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर जो विघटन था, विघटन का आपने क्या लगा लिया, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, सही होगा। क्योंकि निर्माण जो है इसका उल्टा शब्द है, ठीक है, ये पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। विघटन का मतलब क्या होता है, नाश करना होता है, ध्वंस करना होता है, छीड़ता होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा कि कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है। ऑप्शन ए है अल्प समय तक बनी रहकर, बी है दीर्घ काल तक बनी रहकर, सी है आपका बहुसंख्यक द्वारा मान्य रहकर, डी है वैध होने पर। अब आपको क्या करना है,
अब ये क्वेश्चन जो आपका आता है, ये क्वेश्चन आपको अब पैराग्राफ में आपको ढूंढना है, ठीक है। कोई प्रथा परंपरा, बस आपको क्या ढूंढना है, कोई प्रथा परंपरा आपको जहाँ दिख जाए बस वहीं पर आप रुक जाइएगा। तो इसमें से ऑप्शन आप पढ़ लिए, अल्प समय, दीर्घकाल, बहुसंख्यक, वैध होने पर। इनमें से देखिए कोई प्रथा परंपरा जो लाइन पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उस लाइन में दिया गया है। अब चलिए हम चलते हैं अपने गद्यांश पद्यांश में, उसमें पढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हमें क्या ढूंढना था, कोई प्रथा ढूंढना था। अब एक एक लाइन करके हम कोई प्रथा ढूंढेंगे। क्या लाइन नंबर 1 में कोई प्रथा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए। 2 में दिख रहा है कोई प्रथा? नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए। 3 में कोई प्रथा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 4 में आपको दिखा कोई प्रथा? नहीं दिखा। 5 में आपको कोई प्रथा दिखा? नहीं दिखा। 6 में दिखा? नहीं दिखा। 7 में दिखा? नहीं दिखा। जहाँ नहीं दिख रहा है उसको छोड़ते जाइए। नेक्स्ट ऐसे ही हम एक एक लाइन को बस देखते जाएंगे कि कोई प्रथा दिखा, यहाँ से देखेंगे नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर किसी प्रथा को परंपरा कहने लगते हैं। अब यहाँ हो गया, जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को परंपरा कहते हैं। हमें चकित कर जाते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, पशु, जहाँ पर जैसे अब हमें क्या प्रथा दिख गया ना, बस वहीं पे रुक जाना है। अब उसी के बाद की लाइन को हमें पढ़ना है और समझना है कि कह क्या रहा है। हम चकित रह जाते हैं और सूर्य पृथ्वी के अपने काल के जीवन जगत की अनोखा लिपि में किसी पूर्वज की स्मृति से अपने शरीर धारण किए हुए अब पढ़ते जाते हैं, ठीक है। अस्तम जाने में ऐसे खुले आकाश में नीचे खड़े हैं, धूप, हवा, पानी, सर्दी, गर्मी में प्री झेलते हुए क्या इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है और उन्हें पूर्वज के विषय में कुछ बता सके जो गांव के लोगों की दृष्टि और योग गाथा हो सकती है, जिससे हमारी तरह के बाद के कई दिनों वाले लोगों को परिचित होना चाहिए। अब देखिए यहाँ भी आपको नहीं मिला, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने माइंड से इसको लगाना है कि कोई जो परंपरा है वो कैसी हो सकती है। देखिए यहाँ पर हमें कोई परंपरा कहाँ मिला, यहाँ मिला कि आकार भाव में सुरक्षित यह कम से कम इतना पुराना हो ही चुका है कि जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं। किसी प्रथा को परंपरा क्या कहते हैं, जब वो जितना पुराना होता है, ये कहना चाह रहा है। देखिए आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको उलझा कर दिया हुआ है कि किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं, कब कहते हैं, जितना पुराना हो। अब आइए ऑप्शन में हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 20 सही करेंगे, दीर्घ काल तक बनी रहकर। क्या पूछा है, जितना पुराना हो। जितना पुराना, दीर्घ का मतलब क्या हो, बहुत पुराना, मतलब बहुत लंबे समय तक। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए उसमें आपको उलझा के दिया है, डायरेक्ट आपको ये सीधा नहीं उठा के दिया कि दीर्घ काल तक बनी रहकर। उसने दिया क्या है, वहाँ पर आपने देखा था कि बहुत पुराने समय तक चलती है, इस तरीके से दिया था। तो आपको यहाँ पर समझ के लगाना है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बस्तर आपको दिखा था, ठीक है। तो चलिए वहाँ पर हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि बस्तर के विशिष्ट आकार भावों में टिप में निम्नलिखित चित्र नहीं है। ऑप्शन ए है कि सूर्य चंद्र, बी है पशु पक्षी, सी है शिव पार्वती, डी है अनुकाष्टनिक। अब देखिए यहाँ पर जो बस्तर है विशिष्ट आकार है और भाव है, वहाँ पे बहुत सारे आपके चित्र बताए गए होंगे। इन सारे चित्र को याद रखिए और याद रखना कि किसके चित्र वहाँ पर नहीं होंगे। तो देखिए सूर्य, चंद्रमा, शिव पार्वती, पशु पक्षी, अनुष्ठानिक चित्र, ये 4 चित्र हैं। अब इनमें से चलिए देखते हैं कि कौन सा चित्र उसमें बस्तर के विशिष्ट आकार भाव में नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं, वहाँ पर हम पैराग्राफ में क्या ढूंढेंगे, बस्तर ढूंढेंगे पहले। अब देखिए ढूंढना कहाँ शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बस्तर मिला, बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है। अब बस्तर मिल गया तो अब इसको यहीं से पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब बस्तर मिला है तभी बस्तर आपका वहीं से समझ में आएगा, ठीक है। जहाँ बस्तर दिखे बस वहाँ से ही पढ़ना है, स्टार्ट कर दीजिए। जरूरी नहीं कि उसी लाइन में आपको उत्तर मिल जाए, उसके निचले वाले भी लाइन में भी रहेगा, क्योंकि आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बस्तर का बारे में जो भी बताया गया वो समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं कि बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन यह जो बदल रहा है विकास के अर्थ में नहीं, बल्कि बस्तर की उन परंपराओं के संदर्भ में है जो अपना जीवन काल पूरा करके अपने अवसान की ओर अग्रसर हो रही है। यहाँ यह जिस संदर्भ में संबंधित है वह बस्तर का सूर्य का अनोखा लिपि शास्त्र है, जो वहाँ आदिवासियों के पास उनके विशिष्ट आकार भाव माटिप में मालूम नहीं कब से सुरक्षित रहा। आकार भाव में सुरक्षित यह कम से कम इतना पुराना तो हो ही चुका है जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को परंपरा कहने लगे।
अब आइए यहाँ पर देखिए, अब देखिए क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ मिला, नीचे आइए देखते हैं, यहाँ मिलता है कि हम चकित रह जाते हैं कि सूर्य चंद्र ये वहाँ पे था, पशु पक्षी ठीक है, क्या क्या मिला है आपको याद रखना है, अनोखी लिपि ये भी मिली है, लेकिन जो पार्वती और शिव जो दिया था वहाँ पे यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। याद रखिएगा कि सूर्य चंद्रमा है, पशु पक्षी है बस्तर में, उसके बाद क्या है हमारा, अनोखी लिपि है जीव जगत का। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, वहाँ पे शिव पार्वती नहीं थे तो शिव पार्वती ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, देखिए कहा है कि इन आकार भाव मोटिव का रंग है, ऑप्शन ए है लाल पीला हरा, लाल नीला गेरुआ, सी है गेरुआ पीला नीला, डी है नीला काला लाल। अब इसको हमें गद्यांश में ही देखना पड़ेगा, ढूंढना क्या है, आकार भाव मोटिव का रंग, यही आपको ढूंढना है वहाँ पे। चलिए हम देखते हैं, आकार भाव जहाँ दिख जाए तुरंत रुक जाइएगा। देखिए जो जब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जैसे हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, अब स्टार्टिंग के पैरा नंबर 1 में हमारा यहाँ तक मिल गया है अगर क्वेश्चन, तो जो दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे ना तो वो पैरा नंबर 2 से ढूंढिएगा, जिस पैरा से आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिला है उसके बाद वाले ही पैरा से ढूंढिएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या था कि पैरा नंबर 2 से हमें मिल गया था, पैरा नंबर 1 और 2 से हमें मिल गया था, तो अब हम पैरा नंबर 3 से ढूंढेंगे। ठीक है, पैरा नंबर 3 में आते हैं, हम देखते हैं, तो पैरा नंबर 3 में क्या है, हमें ढूंढना क्या था, आकार भाव और मोटिव। कहीं आपको दिखा पैरा नंबर 3 में, लाइन 1 में नहीं दिखा, 2 लाइन में देखिए, 2 में आपको दिख गया आकार भाव मोटिव में वही की वही लाल पीले हरे रंग का नाम क्या दिया है, लाल पीले हरे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 90% यही होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो वो उसका उत्तर पैराग्राफ 1 में रहेगा, 2 देखेंगे पैराग्राफ 2 में रहेगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे पैराग्राफ के नीचे आपको आंसर मिलेगा, ये याद रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन किए तो ऊपर से मिल गया, दूसरा किए उसके नीचे से मिलेगा, तीसरा किए इसके नीचे से मिलेगा, मतलब जैसे आप नीचे जाएंगे क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आपको नीचे ही मिलेगा। अब उत्तर हमें यहाँ मिल गया कि लाल पीले हरे चखट रंगों में प्रस्तर स्तंभों पर क्या है, चित्रित है। तो चलिए अब उत्तर हम लगा लेते हैं उसको, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, लाल पीले और क्या दिया था आपका, हरा दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है कि आकार भाव मोटिव में प्रसिद्ध मोटिव है, ऑप्शन 1 है सामाजिक राजनैतिक, 2 है मनोवैज्ञानिक, 3 है धार्मिक अनुष्ठानिक, 4 है प्राकृतिक। अब आकार भाव के बारे में हमें पढ़ना है, फिर से हमने कहाँ ढूंढा था इनको, पैराग्राफ 3 में ढूंढा था। अब वहीं पर हम देखेंगे प्रचलित मोटिव पूछा आपसे, तो हम देखते हैं क्या प्रचलित मोटिव हमारे पैराग्राफ 3 में मिलता है, नहीं मिलता है तो फिर से ऊपर से हम ढूंढना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए 1 से उत्तर मिला था पैराग्राफ, 2 से उत्तर मिला था, तीसरे में हम लोग क्या किए थे, उत्तर ढूंढ रहे थे, कहाँ तक हमें उत्तर मिल गया था, तीसरे में हमारा जो तीसरा उत्तर था हमारा लाल पीले चित्रित, यहाँ तक मिल गया था। अब इसके बाद के पैराग्राफ से हम ढूंढेंगे, चौथा क्वेश्चन हम इसके बाद के पैराग्राफ से ढूंढेंगे। अब इसके बाद से पैराग्राफ में देखिए कुछ दिख रहा है आपको, क्या ढूंढना था हमें किसके बारे में ढूंढना था, अनुष्ठानिक आकार मोटिव के बारे में ढूंढना था। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या दिखा था, अनुष्ठित सामाजिक चित्रण में आ रहे परिवर्तन का संकेत भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ में मिल गया ये आपका, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अनुष्ठानिक सामाजिक चित्र। देखिए जहाँ से उत्तर मिल गया है, क्योंकि यहाँ तक आपने पढ़ लिया है, जहाँ से उत्तर मिल गया, अब नेक्स्ट उत्तर जो आएगा आपका उसके नीचे से ही उसका उत्तर मिलेगा, इसके ऊपर हम नहीं मिलेगा आपको उत्तर, जो भी मिलेगा इसके नीचे ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम लगा लेते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धार्मिक अनुष्ठानिक, वहाँ पर जैसे आपका सामाजिक अनुष्ठानिक इस तरीके से दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं पूछा है। ठीक है, बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्यौहार कहने लगते हैं, इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है, डी में है कि सुघड़ आकृतियां काष्ठ स्तंभों में उकेरी जाती हैं। तो देखिए अभी जस्ट आपने पढ़ा कि पुराने होने पे किसी प्रथा को हम त्यौहार करने लगते हैं, हमने ये नहीं पढ़ा था पुराने होने पे किसी प्रथा को हम क्या कहते हैं, अभी आपने पढ़ा है, उत्तर बताइए। तो हमने भी क्या पढ़ा था कि पुराने होने पर किसी प्रथा को हम क्या करने लगते हैं, परंपरा कहने लगते हैं, ये हमने बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या क्या त्यौहार दे दिया है, तो गलत हो गया। देखिए सिर्फ 3 क्वेश्चन के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ा,
3 से 4 क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन का पैराग्राफ 1 में मिल गया, दूसरा का 2 में मिल गया, तीसरा का और चौथा का 3 में मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पैराग्राफ सॉल्व हो गया। अब अगला आपका क्या है, देखिए हमने गद्यांश पढ़ लिया, अब काव्यांश है। काव्यांश को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 9:30 बजने वाला है। तो आज के लिए बस करते हैं, बाकी ये वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी, क्योंकि 9:30 बज रहा है। मुझे भी अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, खाना बनाना है और बहुत चीज़ें अपना भी जो भी चीज़ें करनी है। तो इसी तरीके से टाइम निकाल के हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। आप सभी कहते हैं मैम ये वीडियो नहीं बना, वो वीडियो नहीं बना, तो आप बस पढ़ते रहिए। आप जहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट मिले वहाँ से करिए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस सेट करिए, धीरे धीरे करिए, आपके एग्जाम तक सारी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका काव्यांश करेंगे, फिर इसके बाद एक एक वीडियो ऐसे करके आपको ट्रिक बताते जाएंगे। देखिए जो ट्रिक बताया उसी ट्रिक से करेंगे, आपका जो गद्यांश है उसमें टाइम नहीं लगेगा। आप सभी का यही इशू रहता है, यही शिकायत रहती है कि मैम गद्यांश में या पद्यांश जो भी है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगाना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, ये जल्दी से चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। और जो पुराने बच्चे हैं उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो अब लगभग 2K तक पहुँचने वाली है। तो आप सभी के लिए थैंक यू, आप सभी के सपोर्ट के लिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो आगे आप सभी सपोर्ट करेंगे तो हम और अभी आगे जाएंगे, और इसी तरीके से आपके लिए हम वीडियो को बनाते रहेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।